जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी। जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी। जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिससे रूबरू होने जा रहे हैं वो पेशे में एक टीचर हैं। उनका नाम है सरिता शर्मा जी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया है और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आइए हम देर ना करते हुए उनसे रूबरू होते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे से मेरे जीवन की, मेरी कहानी, कुछ भी मेरे जो शब्द हैं, जो मेरे अंदर उभरते हुए जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो गुफ्तगू करने के लिए आप आज यहाँ पर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैंने कुछ अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर मैं डायरी लिखती हूँ, तो कुछ शब्द मैंने लाइनें लिखी हैं जो इस प्रकार से है। चलो आज फिर से शुरू करते हैं अपने बीते पलों की कहानी, अपने दिलों की बातें, अपनी कहानी। चलो आज फिर से शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पल, बहुत ही बातें, बहुत ही कठिनाइयाँ बचपन से लेकर अब तक सहती चली आ रही हूँ। दुनिया के या ये समझो कि आंधी तूफानों को पार करते हुए किस तरीके से, किस झमेलों से मैं इस मुकाम पर आई हूँ, वो मैं अब बताना चाहती हूँ। मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनके पद चिन्हों पर मैं आज चली हूँ। जो मैंने इतना मुकाम, इतनी सफलताएं मैंने हासिल की हैं। मैं 24 साल से सोहनलाल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग जॉब में हूँ और इससे पहले 8 साल मैंने देव समाज में जॉब करी। हर काम को बड़े अच्छे ढंग से निभाओ। जो मैं निभाती चली गई, उसका नतीजा आज ये है कि आज भी मेरे को, मेरी जो DO मैम हैं, आज भी मेरे को कहती हैं कि सरिता आपने नहीं छोड़ना स्कूल, आज भी आपने ज्वाइन करना है, कि हम आप जैसे टीचर को खोना नहीं चाहते। ये सब इसके पीछे मेरे फादर इन लॉ का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ इतना सीख दिया। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते चलते मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ कि मैंने हर मुश्किल पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी उंगली पकड़ी और मेरे को, मेरे बच्चों समेत मुझे बहुत सहारा दिया। जबकि मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी किसी बात की कोई कमी नहीं दी मेरे को। लेकिन उनको लास्ट टाइम में 8-9 साल उनको ड्रिंक की ऐसी लत पड़ गई थी जिसमें वो अपने घर बार सब भूल चुके थे। वो केवल उसमें ही लत, ड्रिंक में ही डूबे रहते थे। इसका मुझे बहुत ही दुख झेलना पड़ा, या हानि समझ लो या कठिनाई समझ लो। तो मेरे को उन पलों को याद करते हुए, मुझे उस घड़ी में जब मैं लौटती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं किसी दलदल में फंस चुकी थी। मैं उस घड़ी को याद नहीं करना चाहती, लेकिन उस पल मेरे को अगर मुझे सहारा दिया तो मेरे फादर इन लॉ ने दिया। जैसे आप आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको जैसे कहते हैं उस टाइम पे गर्ल्स को इतना वो नहीं देते थे पढ़ने का, उनका सिर्फ ये मानना था बस घर तक सीमित रहो, आप ज्यादा पढ़कर क्या करो। इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं आई, लेकिन ये था कि जो मेरे पापा थे रेलवे में बड़े अफसर थे और मम्मी मेरे घर पे ही रहते थे। मम्मी भी मेरे ठीक अच्छे पढ़े थे, प्रभाकर उन्होंने कर रखी थी। जो पिछले ज़माने में प्रभाकर होती थी, आज के ज़माने में BA होती थी। मेरी मम्मी प्रभाकर पास थी। तो मेरी मम्मी को ये रहता था कि माहौल
थोड़ा गलत होता था तो मम्मी कहते थे कि नहीं बाहर जाएगी बच्ची, लड़की बाहर जाएगी तो मैं नहीं भेजूंगी, यहीं पढ़ लो। तो हम लोग हरिद्वार रहते थे और वहाँ पर ही मैंने बीए करी। फिर प्राइवेट मैंने डबल एमए करी संस्कृत में और हिंदी में। और उसके बाद जो बीएड था वो मैंने अपने ससुराल में आके किया। तो उसमें यही था कि उनको यही रहता था कि पढ़ लिख के क्या करेगी, बीए करवा दिया बस बहुत है, एमए प्राइवेट कर ले वो बहुत है तेरे लिए, कौन सी तुमने नौकरियां करनी है, शादी हो जाएगी अपने घर पे रहो। लेकिन पहले माँ बाप के दिमाग में ये सोच होती थी कि कौन सी लड़कियों ने नौकरी करनी है या उनको नौकरी करवानी है। लेकिन आज ये माँ बाप के हमारे दिमाग में होती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, वो अपने पैरों पर खड़ी होएं और तब हम उसकी शादी करें। क्योंकि आजकल के ज़माने में लड़कियों का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा उनको प्राप्त करना हर क्षेत्र में, उनको हर फील्ड में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो माहौल है उसमें हम चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े, लड़कों से किसी बात में कम ना रहें। लेकिन जो पीछे का माहौल था वो थोड़ा सा इससे अलग था। वो कहते थे कि चलो 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, अब लड़की ने घर में जाकर चौका चूल्हा ही तो करना है, उसने क्या करना है। लेकिन फिर भी जो हमारा टाइम था हमने फिर भी उसमें बीए तक तो हम कॉलेज में रहे, फिर उसके बाद हमने एमए प्राइवेट वगैरह करी। तो अब ये माहौल आ गया कि हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को, पहले जब वो जन्म भी नहीं लेता और हम ये सोच लेते हैं कि हमने इस बच्चे को आगे क्या बनाना है, क्या पढ़ाना है, उसके लिए अपनी जो धनराशि है एकत्रित करने लग जाते हैं कि इसके यहाँ एडमिशन करवाना है, वहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। ये डिफरेंस। मैं जो बनना चाहती थी, जो मेरी दिल की तमन्ना थी, मैं वो बन नहीं पाई। वो मेरे मदर फादर ने मुझे बनाया नहीं। मेरी दिल की अभी भी यही कमी है। मैं जो चाहती थी, मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, बन गई मैं टीचर। मैं एडवोकेट, मेरी इच्छा थी कि मैं लॉ करूं, दिल की जो तमन्ना थी। और मैं यही सोचती थी कि मैं अपनी बेटियों को भी लॉ करवाऊं, मैं उनको भी नहीं करा सकी और मैं खुद भी नहीं बनी। इसलिए तो एक मेरी फ्रेंड थी शशि, वो पैराशूट में मतलब गेम्स में इतनी आगे थी कि वो आगे बढ़ गई थी। मेरी भी एक दिल की तमन्ना थी कि मैं भी ऐसे ही करूं, लेकिन मैं कहीं माँ बाप के कारण या मम्मी वगैरह नहीं चाहते थे। कुछ हम ऐसे हैं कि बच्चों की इच्छाएं पहले ही दबा के रख देते हैं। आजकल वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं उनको आगे बढ़ना देना चाहिए। जैसे मैं दब के रह गई, मेरी जो इच्छाएं हैं आज भी मेरे अंदर है कि मैं ये बनती, मैं वो बनती, मैं वो करती, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को आगे बढ़ने से रोक दिया। जो मैं यही हूँ। चलो मैं जो टीचर थी, टीचर रही, पर अच्छा किया जो इतने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छा उनको बताया, पढ़ाया, लिखाया। मेरे हाथों से बच्चे निकले हैं, कोई बाहर चले गए हैं, कोई कुछ बने हैं, कुछ बने हैं, आज भी मिलते हैं मेरे को, घर भी आते हैं मेरे को मिलने के लिए। तो अच्छा लगता है मेरे को। मैं यही कहती हूँ कि अगर हमने अपनी मंजिल या हमने अपनी ये सफलताएं प्राप्त की हैं, जो हर क्षेत्र में आगे गए हैं, काम में गए हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे कि मैं मैरिड लाइफ में 2 बच्चे थे मेरे साथ, 2 बेटियां छोटी छोटी थीं। उस दौरान कभी मैं, जैसे हमारे स्कूल का टाइम होता था 9 से 3 बजे का, कभी मैं 5 बजे घर आती, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, ऐसे होता। लेकिन फिर भी मेरे को घर से किसी ने कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम एक कंबाइंड संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें मेरी एक जिठानी प्रिंसिपल देशमास कॉलेज की थी, 2 देवरानियां जो घर में रहती थी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब ऐसे ही थे। तो कंबाइंड संयुक्त परिवार था हमारा, जिसमें मेरे बच्चों की भी देखभाल अच्छी तरह हो जाती थी, घर का भी कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। सब ने मेरे को बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने आगे बढ़ो, जितना कर सकते हो काम, अपना टाइम दे सकते हो अपने काम में, जितना कर सकते हो करो। उसमें ही काम में आगे बढ़ते गए। मैंने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए बहुत काम करे, बहुत ज़्यादा काम करे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करती थी। मेरे फादर इन लॉ इतने बड़े थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा इज्जत का काम करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। मैंने बीएड वाले बच्चों के लिए, मेरे पास ऐसा टाइम था, बीएड वाले बच्चों की फाइलें मैं खुद बनाती थी, चार्ट बनाती थी, ट्यूशन करती थी,
बच्चों को वेस्ट मटेरियल का काम सिखाती थी, डांस क्लासेस लगाती थी। सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी, चार्ट बनाया करती थी, जो एक चार्ट 3 रुपए में कंप्लीट करके मैं देती थी। उस टाइम का ऐसा था, बीएड वालों के जो चार्ट बना करते थे, एक चार्ट को मैं 3 रुपए में, मेरे को दुकानदार 3 रुपए में देता था। और मुझे फिर उसके बाद 6 बजे मुझे स्कूल भी जाना होता था। 4 बजे उठ के, कभी 3 बजे उठकर मैं वो कापियाँ बनाती थी, चार्ट बनाती थी, जिसमें मैंने मतलब जो मेरे पर मुसीबतें आई थी ना, उन सबको आगे धकेलने के कारण मैंने ये काम भी करे हैं। खूब टेडी बियर बनाए हैं, रात रात भर जाग कर, या ये समझ लो कि आर्थिक कमी के कारण बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की फीसें भरने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसा था कि मेरे पास इतनी नहीं थी कुछ, तो उस काम को मैं दुकानदारों से कांटेक्ट रखती थी, जो मेरे घर में आके सामान दे जाते थे। घर से आके मैं मॉडल बनाती थी साइंस के। पूरी पूरी रात, मुझे कई कई रातें जाग के मैंने मॉडल बनाए हैं इलेक्ट्रिक के। बहुत बहुत काम किया है, कि मेरे को पता है कि मैंने जितना काम किया है, कोई भी मैंने काम नहीं छोड़ा। ना कोई कॉपी बनाने का, ये जो फाइल वगैरह बनाते हैं, चार्ट बनाने का, ये थर्माकोल के जितने बनते थे बीएड के, पूरे बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे पास आया करते थे और मैं सबको बना के दिया करती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने सोना भी है या सुबह स्कूल भी जाना है, घर का काम भी करना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे जो मेरा परिवार था, मेरी देवरानी थी, मेरी सास थी, वो मेरा बहुत सहयोग करती थी। खाना तक मेरे आगे रख जाती थी। वो कहती थी बेटा तुम काम कर लो अपना, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक वगैरह करा करते थे, तो उनको ये था कि चलो कर तो रही है बहू, तो हमारा काम अच्छी है। लेकिन कोई भी बात होती थी, मैं ये सारी लड़कियों को भी, बेटियों को भी कहना चाहती हूँ कि ससुराल में कोई भी समस्या हो, जैसे मैंने निभाया है, कभी भी बेटियों को अपने घर में नहीं। और मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को अपने घर की बात या अपनी परेशानी की बात या अपनी आर्थिक संकट की बात, मेरे पापा इतने बड़े अफसर थे, मैंने कभी उन तक पहुंचने नहीं दी। पहले वो हरिद्वार रहते थे, ऋषिकेश रहते थे, फिर वो अम्बाला भी शिफ्ट कर गए थे। यहाँ पर वो रहे करीब 10-15 साल। और 10-15 साल में ही मेरे ऊपर आर्थिक संकट ऐसे आ गया था कि मैं उस दौरान ये सारे काम करती थी। लेकिन उस दौरान भी मैंने अपने मम्मी पापा को कोई खबर नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं किया। जो कुछ झेला खुद झेला। उनसे जब भी मिलती थी मैं हंस कर ही मिलती थी। वैसे तो मैं जाती ही नहीं थी उनको मिलने, और अगर मैं जब भी जाती थी उनको हंस के मिलती थी। उनको मैंने कभी शो आउट भी नहीं किया कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कैसे बीत रहा है, मेरे बच्चों के साथ कैसे। और बच्चों को भी मैं समझाती थी कि कुछ नहीं नाना नानी को बताना, क्योंकि मैं तो अगले ही पल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो जो अपने दिल में अंदर मेरा दर्द लेके बैठेगी ना, शायद ही वो खुश हो सके, क्योंकि उसको हर 24 घंटे यही खटकता रहेगा, मेरी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है, मेरी बेटी कैसे रह रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। माँ बाप को मैं कहती हूँ, हर बेटियों को यही होना चाहिए कि अपनी समस्या, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियाँ खुद झेलनी चाहिए, माँ बाप तक नहीं पहुँचानी चाहिए। माँ बाप पता नहीं कैसे 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 समय बिताते हैं, और कैसी उनकी जो बढ़ती उम्र है, उस उम्र में वो अगर वो बेटियों का ही दुख लेके बैठ जाएंगे, तो जो उनकी 4 दिन की जिंदगी है, मुझे लगता है वो 2 दिन में ही ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए हर बेटी को, हर इंसान को अपना घर बसाना है। किस घर में क्या बात नहीं होती, हर घर में होती है। तो बेटियों को अपना घर बसाना है। पहले ज़माने में बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत कुछ, लेकिन कोई भी बेटी अपने घर नहीं जाया करती थी। लेकिन आजकल तो नहले पे दहला है, अगर उसने कह दिया तो उसने 2 कह दिए, नहले पे दहला है, चल मेरे भाई आगे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी है, हर बच्चे को, हर बेटी को अपने परिवार में ही रहना चाहिए। अपनी समस्या, अपना समाधान अपने आप ही करना चाहिए, यानी कि दूसरे बंदे को कानो कान, दूसरी दीवार पार भी किसी को
बात का नहीं पता होना चाहिए। मायका तो बड़ी दूर की बात है, मायके तक बात नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाए, तब तो उसको आवाज देनी ही पड़ती है माँ को, उससे पहले नहीं। मैम, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका करूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने 2 बातें मुझे कहने का अवसर दिया कि मैंने आपको कुछ बताया, कुछ किया। अंत में मैम हमारे दर्शकों को कुछ और 2 लाइनें, कुछ कविता ऐसी हो जो आप पढ़कर उन तक जताना चाहती है, पॉजिटिविटी उनके हाँ, मन हाँ। में लाना चाहती मैं हर इंसान को यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी दुख हो, कोई भी दुख हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन उस हर दुख को हंसते हुए झेलो, हंसते हुए झेलो। और कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान उस मुसीबत से पार नहीं हुआ। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान हंसता है, गाता है, नाचता भी है और बोलता भी है, लेकिन उसके अंदर कितने गम, कितने दुख दबे हुए होते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। जैसे एक सर्कस में एक जोकर होता है, वो सबको हंसाता है, सबको खुश रखता है, लेकिन उसके अंदर किसी ने झांक के नहीं देखा कि वो अंदर कितने तूफान लेके बैठा है, कितने तूफान। कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई हंसता हुआ चेहरा बहुत ही खुश होगा, ये जरूरी नहीं है कि जो 24 घंटे हंस रहा है इंसान और खुश है, नाच रहा है, गा रहा है, वो बहुत ही सुखी होगा शायद। मैं यही कहती हूँ कि जो ज्यादा ही इतना होता है ना, वो उतना ही गमों से भरा हुआ होता है, दुखों से भरा हुआ होता है। तो मैं बताती हूँ, मैं अपनी जो डायरी में लिखती हूँ, मैंने एक कविता लिखी थी। मैं सरिता नाम के आधार पर एक नदी हूं। सरिता का मीनिंग नदी होता है। बहती चली जा रही हूं अपने जल रूपी आंचल में, कई सपने, कई अपने, कुछ बुनते, कुछ समेटते, बहे जा रही हूं। कभी धीमे बहाव के साथ साथ, तो कभी तेज बाढ़ के धकेलों के साथ साथ, कई उलझने, कई परेशानियों के साथ बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। देखा है, सुना है नदी के 2 किनारे, देखा है, सुना है नदी के 2 किनारे, नदी को अपनी बाहों में समेट कर रखते हैं। पर जब अनजाने से अचानक से तेज बहाव में बाढ़ आती है, पता नहीं उन 2 किनारों का, पता नहीं उन 2 किनारों का, वो बहाव में कहां गिरा जाती है। जब छोटी सी नदी को प्रचंड रूप देकर, जब बाढ़ आती है तो वो एक छोटी सी नदी को प्रचंड रूप देकर उसका रूप बिगाड़ जाती है। वो नदी जो शांत बहा करती थी, वो नदी जो एक शांत बहा करती थी, वो नदी अपने ही धुन में बहा करती थी। लेकिन जब कोई बाढ़ आती है, जब तेज बहाव आता है, तो वो फिर उसको एक विराट रूप दे जाता है। आज फिर से अपने आंचल में दुख समेटे मैं फिर बही जा रही हूँ, बही जा रही हूँ। नदी का बहता रुख, नदी का बहता रुख, पता नहीं कब सागर तक जा पाएगा, पता नहीं कब सागर तक जा पाएगा, जो नदी के सारे दुख, सारी परेशानियां समेट लेगा। यानी मैं एक सरिता जो नदी का एक रूप लेके बैठी हूं कि ये दुख, ये परेशानियां वो सागर कब समेट लेगा। इस नदी को आज फिर से सागर रूपी मौत का इंतजार है, मौत का इंतजार है, सागर से मिलने का इंतजार है। सागर एक मौत का नाम है और एक जो सरिता नदी है वो एक छोटी सी नदी है जो दुखों को जो अब, लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को जो राधा रानी का सहारा मिला है, मेरे को जो राधा रानी का सहारा मिला है, बरसाने का सहारा मिला है, इन्होंने मेरे को जीने का
सहारा दिया है। अब जो भी पल बीतते हैं, जो भी क्षण बीतते हैं, मेरा इन्हीं के चरणों में, जो भी मेरे होठों पे मुस्कुराहट आती है, इन्हीं के नाम से आती है। मैं फिर से बोलती हूँ, राधे राधे। जो राधा नाम ही मेरा ही पार लगाता है। ये राधे के साथ ही मैं सारा जीवन, मैं जो कहती हूँ कि अगर मेरे प्राण भी निकले तो उनके चरणों में निकले, तो राधे रानी के साथ ही मेरा नमस्कार है। नमस्कार, राधे राधे।